गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 6 शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इसके लेखक हैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन। इसमें लेखक बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो वे कोयले की खान में काम करते थे। तब उन्हें खान में काम करने वाले दो मजदूरों की बातों को छिपकर सुनने का मौका मिला, जो वर्जीनिया के किसी स्थान पर नीग्रो के एक बड़े स्कूल के विषय में बातें कर रहे थे, जो हमारे नगर के नीग्रो के छोटे स्कूल से कहीं अधिक आकर्षक था। जब वे स्कूल का वर्णन कर रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि यह पृथ्वी का सबसे बड़ा और महान स्थान होगा। उस वक्त मुझे स्वर्ग में भी इतना आकर्षण प्रतीत नहीं हो रहा था जितना कि वर्जीनिया के उस हैम्पटन नॉर्मन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में हो रहा था। मैंने तुरंत उस स्कूल में जाने का निश्चय किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो कहाँ है और कितनी दूर है और मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगा। 1872 के पतझड़ के मौसम में मैंने वहाँ पर जाने का निश्चय किया, पर मेरी माताजी इस बात से दुखी थी कि मैं एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ जो असंभव है। पर कुछ भी हो, मेरी माँ ने मुझे वहाँ पर जाने की स्वीकृति दे दी। मेरे पास थोड़ा बहुत धन था। मेरे भाई जॉन ने भी जितनी सहायता हो सकती थी की, लेकिन वह सहायता मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। आखिरकार वह महान दिन भी आ गया और मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा। मेरे पास एक छोटा सा सस्ता थैला था जिसमें कुछ कपड़े थे। उस समय मेरी माताजी बहुत बीमार थी और कमज़ोर थी और मुझे आशा नहीं थी कि मैं उनसे दोबारा मिल पाऊँगा, इसलिए हमारा वियोग भी दुखदायी था। मालदेन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी। कभी पैदल चलकर, कभी घोड़ा गाड़ी या कारों से लिफ्ट लेकर। किसी प्रकार कई दिनों के बाद मैं वर्जीनिया के नगर रिचमंड पहुंचा, जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तब मैं बहुत थका हुआ, भूखा और मैला कुचैला था। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। इससे पहले मैं इतने बड़े शहर में कभी भी नहीं गया था। इस कारण मेरी परेशानी और भी बढ़ गई थी। मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं था और उस स्थान पर मेरी जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं था, और मैं वहाँ के रास्तों से भी अनभिज्ञ था और यही सोचता रहा मैं कहाँ जाऊँ। कई लोगों से मैंने रहने के स्थान के विषय में बातचीत की, लेकिन उन सबको पैसा चाहिए था जो कि मेरे पास नहीं था। मैं आधी रात के बाद सड़कों पर चक्कर काटता रहा, लेकिन अंत में मैं इतना थक गया कि मैं और अधिक चल नहीं सकता था। मैं थका हुआ था, भूखा था, किंतु हतोत्साहित नहीं था, जबकि मैं शारीरिक रूप से अत्यधिक थक चुका था। मैं सड़क के एक ऐसे किनारे पर आ गया जहाँ पे फुटपाथ का चबूतरा कुछ उठा हुआ था। मैंने कुछ देर प्रतीक्षा करी कि जब मुझे लगा कि यहाँ से कोई नहीं निकलेगा तो मैं रेंग कर उस चबूतरे के नीचे चला गया और वहाँ पे सो गया। लेकिन पूरी रात मुझे ऐसा लगा कि लोगों के सर पैर मानो मेरे सर पे पड़ रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने स्वयं को कुछ तरोताज़ा पाया, परंतु मैं भूखा था। लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ और मुझे अपने चारों ओर की वस्तुएं दिखने लगीं तो मैंने देखा कि पास में एक बड़ा जहाज़ था और ऐसा लग रहा था इसमें से कच्चा सामान उतारा जा रहा है। मैं तुरंत जहाज़ के कप्तान के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि मुझे इस जहाज़ से सामान उतारने में सहायता करने की स्वीकृति दे दें, ताकि मैं भोजन के लिए कुछ धन प्राप्त कर सकूँ। वो कप्तान एक सहृदय व्यक्ति था। वो मेरी इस बात पर सहमत हो गया। मैंने अपने नाश्ते के लिए धन कमाने हेतु काफ़ी समय तक काम किया, जैसा कि मुझे अब भी याद है। ऐसा मालूम पड़ रहा था मैंने इससे अच्छा नाश्ता पहले कभी नहीं खाया। मेरे कार्य ने कप्तान को इतना प्रसन्न कर दिया कि उसने मुझसे कहा कि थोड़ी सी मजदूरी प्रतिदिन करता रहूं। वो मेरे काम से बहुत ही प्रसन्न था। मैंने कई दिनों तक इस जहाज़ पर काम किया और थोड़ी सी मजदूरी मिलने के बावजूद उनसे मैं भोजन खरीदता था। लेकिन मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं बच पा रहे थे, लेकिन मैंने बचत करने के लिए चबूतरों पर सोना अपना जारी रखा। कितनी मेहनत कर रहा था वो अपनी एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जब हैम्पटन पहुंचने के लिए मैंने काफ़ी धन बचा लिया तो जहाज़ के कप्तान को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया और मैं आगे चल पड़ा। थोड़े दिनों बाद मैं हैम्पटन पहुँच गया। जब मैंने अपनी शिक्षा के लिए मैंने पूरे 50 सेंट बचा लिए थे। मैंने पहली बार उस विद्यालय को देखा। 3 मंजिलों की ईंटों की बनी हुई इमारत थी, जिसको देखकर इस भवन के दृश्य को देखकर मुझे नया जीवन मिला। स्कूल के प्रांगण में पहुंचने के तुरंत बाद मैंने कक्षा में प्रवेश के लिए कोई कार्य प्राप्त करने के लिए अध्यापिका के समक्ष प्रस्तुत हुआ, पर इतने समय तक बिना भोजन, स्नान और कपड़े न बदलने के कारण वास्तव में मैं उन पर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल पा रहा था।
मैंने तुरंत पहचान लिया कि उनके मस्तिष्क में मुझे प्रवेश देने के लिए संदेह चल रहा है, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे फिरता रहा और अपनी योग्यता के अनुसार उनको हर प्रकार से प्रभावित करता रहा। इस बीच मैंने उन्हें अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश देते देखा, जिससे मेरी परेशानी बढ़ गई। कुछ घंटे गुजरने के बाद मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, बगल के संगीत वाले कमरे की सफाई करो, लो झाड़ू और इसे साफ करो। मुझे ऐसा लगा कि मानो अब मुझे अवसर मिल गया है। मैंने किसी आदेश को पहले कभी इतनी प्रसन्नता से स्वीकार नहीं किया। मैंने उस कमरे में 3 बार झाड़ू लगाई और 4 बार पोछा लगाया। दीवारों पर लगा लकड़ी का सामान, बेंच, मेज, डेस्क सभी को 3-4 बार झाड़न से साफ किया। प्रत्येक फर्नीचर को हटाया और कमरे में लगी सभी अलमारियों तथा कोनों को पूर्ण रूप से साफ किया। मेरा यह विचार था कि काफ़ी हद तक मेरा भविष्य उस प्रभाव पर निर्भर करता है जो कमरे को साफ करके अपनी अध्यापिका पर छोड़ूंगा। जब मैंने मुख्य अध्यापिका को बुलाया कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो वो उस कमरे का निरीक्षण करने आई। वो अमेरिका के उत्तरी राज्यों में रहने वाली एक महिला थी और जानती थी धूल कहाँ कहाँ हो सकती है। वो कमरे में गई, वो फर्श तथा अलमारियों का निरीक्षण किया, रुमाल से दीवारों के लकड़ी के कामों पर, मेज तथा बेंचों को रगड़ा। पर जब उसे फर्श या किसी फर्नीचर पर धूल का एक भी कण नहीं मिला, तब उसने धीरे से कहा, मेरा विचार है कि तुम्हें इस विद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए। उस समय मैं इस पृथ्वी का सबसे प्रसन्न व्यक्ति था। कमरे की झाड़ू मेरी विद्यालय की पहली परीक्षा थी। तब से मैंने अनेक परीक्षाएं पास की हैं, किंतु मैंने सदा यह अनुभव किया कि मेरी यह परीक्षा सर्वोत्तम परीक्षा थी जो मैंने पास की थी। आशा करते हैं बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर विजिट।